बात नहीं। हाँ, वॉल्केनिक इरप्शन क्या है? पृथ्वी की आंतरिक सतह से पाइप या वेंट के माध्यम से निकलने वाली पिघली हुई सामग्री यानी मैग्मा। मैग्मा क्या है? एक प्रकार से पिघला हुआ मटेरियल, लोहा, पत्थर, समझ रहे हैं? और तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे पदार्थ जो प्रकृति के गर्भ में है, वो उसका बाहर आना। अब प्रकृति के गर्भ में यूरेनियम भी भंडारित है कोर में। हो सकता है कल को ये बाहर निकल आए, लेकिन बाहर आने के बाद ये ठंडा हो जाता है, इसलिए ये कहीं ना कहीं गड्ढे में या किसी न किसी पठार पे जाकर के जम जाता है। खुदाई से माइंस में फिर इनकी प्राप्ति होती है। इसी तरीके से पृथ्वी के गर्भ में बहुत से ऐसे असंख्य चीजें हो सकती हैं, वो इन्हीं माध्यम से, वेंट से या पाइप से आकर ऊपर क्रस्ट में जाकर जम जाते हैं। या तो पूरी तरीके से निकल के बाहर आ गए, या तो कुछ गड्ढे के अंदर रह गए, समा गए। तो वोल्केनिक इरप्शन से हमें बहुत से ऐसे धातु प्राप्त होते हैं। एक चीज ये, लेकिन इससे प्राकृतिक आपदा क्यों है? क्योंकि इससे अगर वहां पे एक बड़ा जनमानस रह रहा है तो तुरंत ही उस क्षेत्र को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। और इसलिए वोल्केनिक इरप्शंस खतरनाक जोन में आ जाता है, यानी उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए खतरा जीवन का बना रहता है। क्या भारत एक ज्वालामुखी बेल्ट पर आता है? भारत जो है वो ज्वालामुखी बेल्ट पे आता है? क्या लगता है? कुछ एरिया क्यों? फिर गुलशन क्या कहोगे? बताओ, क्या भारत एक वॉल्केनिक जोन में आता है? दीपक बोलो। नहीं आता। और भारत वॉल्केनिक जोन की तहत में नहीं, ये बात सही। भारत जो है वो पूरे एक प्लेट में, पहली बात तो ये माना जाता है भारत पूरे एक प्लेट के टुकड़े, जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडिया के प्लेट का तो टुकड़ा हुआ, और ऑस्ट्रेलिया प्लेट नीचे की ओर सरक गया, इंडियन का प्लेट ऊपर की ओर सरक गया। पूरा प्लेट एक साथ उठे हुए हिमालय पहाड़ी का निर्माण कर। हिमालय वहां जहां तीर्थ सागर हुआ करता था, उस सागर के ऊपर चढ़ा, और इधर जो चाइना वाली प्लेट है, ठीक है ना, उसके ऊपर ये चढ़ता हुआ। अतः हिमालय का जो कछार, हिमालय समझ रहे हैं, यह क्षेत्र वॉल्केनिक क्षेत्र हो सकता है, यह क्षेत्र जो है भूकंपीय क्षेत्र हो सकता है, लेकिन बाकी क्षेत्र नहीं। लेकिन इसमें भी जो एमपी का जोन है वो एक वॉल्केनिक क्षेत्र हो सकता है। एमपी के क्षेत्र में जो विंध्य पहाड़ी क्षेत्र, वो एक पठारीय एरिया, वो वॉल्केनिक क्षेत्र हो सकता है। लेकिन फिर भी टोटल एंड ऑल विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए, जहां जापान इत्यादि पे बहुत भयंकर वॉल्केनोस, अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं, उस तुलना में भारत जो है वो सेफ जोन में। ठीक है, क्लियर? चलिए, ज्वालामुखी विस्फोट विचलन और अभिसरण प्लेट सीमा दोनों पर सबसे आम है, जो विस्फोट के लिए मैग्मा के लिए कमजोर क्षेत्र प्रदान करता है। वोल्केनिक इरप्शन इज द मोस्ट कॉमन एट बोथ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट प्लेट। डाइवर्जेंट यानी उठना, कन्वर्जेंट यानी दबना, दोनों स्थिति में, ठीक है। इस क्षेत्र में कमजोर क्षेत्र प्रदान करता है, यानी या तो कोई क्षेत्र उठ रहा हो या कोई क्षेत्र दब रहा हो, तो दोनों ही क्षेत्र जो है खतरनाक है। उदाहरण के लिए रिंग ऑफ फायर अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली, अब ये रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक ओशन में स्थित है, और अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली, ये दोनों ही खतरनाक जोन के अंतर्गत आते हैं। प्रशांत महासागर के बेसिन में, यानी प्रशांत महासागर के तलछटी में रिंग ऑफ फायर एक प्रमुख क्षेत्र है, यानी उसकी तलछटी में देखा जाए तो वहां पर समुद्र के अंदर, अब आप सोचिए समुद्र के अंदर से वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, और वो
पानी के ऊपर घुलघुला के लावा फूट फूट के निकलता है। अपने आप पे बड़ी विशेष स्थिति है ना कि पानी के अंदर से लावा अगर फूट फूट के निकलेगा तो रात की सिचुएशन क्या होगा, गरम गरम रेड लोहा, लावा, पत्थर, आग के साथ पृथ्वी के पानी के अंदर से जैसे बड़े बड़े गुब्बार फेंक रहा हो। दूर से देखने में सुंदर दृश्य लगता है लेकिन है बड़ा ही डरावना, खतरनाक। जहां बड़ी संख्या में ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप महासागर में आते हैं, तो वहां पे लगातार महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट आते हैं। इसमें 452 ज्वालामुखी जो जिसमें 75% से अधिक सक्रिय, वो प्रतिशत का साइन है, वो पी लग गया, प्रतिशत का साइन है। 75% से अधिक सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी हैं। 75 से अधिक सक्रिय और 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। डॉर्मेंट नहीं होगा, सक्रिय होगा तो डॉर्मेंट थोड़ी होगा। निष्क्रिय वर्ड काट दीजिए, मिस टाइपिंग। 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। हाँ, वो बी नहीं, प्रतिशत है, इसे तो बताया मैंने कि मिस टाइपिंग हो गया। 75% सर ये विश्व में बता रहे हैं, विश्व में इतनी ज्वालामुखी है सर, या फिर रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में? इसमें 452 ज्वालामुखी है रिंग ऑफ फायर में, जिसमें 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो it has 452 volcanoes और उसमें 75% से अधिक सक्रिय हैं, यानी वहां अक्सर आए दिन जो है विस्फोट होता है। कुछ तो हर समय ही निकलते रहते हैं। ये आप समझ सकते हैं कितना मैग्मा पृथ्वी के गर्भ में है। विशेषताओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ज्वालामुखी के हम प्रकार में बांटें तो समग्र ज्वालामुखी कंपोजिट वोल्केनो, ये अत्यधिक ढलान वाले होते हैं, यानी कुछ इस प्रकार से, जैसे ये पहाड़ है तो इसमें ये जो स्लोपी डायनामो जिससे स्लोप्स के आधार पर निर्मित हो, तो इन्हें कहेंगे समग्र ज्वालामुखी। हमेशा विस्फोटक या हिंसक होते हैं, 8000 फुट से अधिक बढ़ सकते हैं, यानी इनकी स्थिति है कि 8000 फुट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, काफी बड़े बड़े पहाड़ का रूप ले सकते हैं, जैसे माउंट फूजी जापान में, माउंट सेंट हेलेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए में। ये सब पहाड़ के रूप में है, स्लोप्स हैं, और 8000 फुट की ऊंचाई, तो आप समझ सकते हैं 8000 फुट की ऊंचाई बहुत ऊंचे पर्वत की श्रृंखला के रूप में, और उसके अंतर्गत से माग्मा और लावा निकलना। इसके बाद कवक ज्वालामुखी, ये शील्ड वोल्केनो, ये थोड़ा ढलान से, तो एक तीव्र ढलान, एक थोड़ा ढलान। ये ढलान जैसे कोई तीव्र पहाड़ जैसा है चोकीला, कोई ऐसे थोड़ा सा चपटा है, इसके आधार पर इसका नाम रखा गया, तीव्र ढलान, थोड़ा ढलान, 6 से 12 डिग्री एंगल पर घुमा हुआ। कोमल विस्फोट होते हैं, यानी बहुत नॉर्मल विस्फोट होते हैं, बहुत भयंकर विस्फोट नहीं होते। बेसाल्टिक मैग्मा का उत्पादन करते हैं, मैग्मा का एक प्रकार होता है बेसाल्टिक मैग्मा। लावा कम कई मील तक बहता है, यानी लावा जो है वो कई मील, लावा कैम यानी लावा का जो बहाव है वो काफी मील, कई मील तक होता है, धीमे धीमे ऐसे स्लोप से बहता रहता है इस दृष्टिकोण से। जैसे हवाई द्वीप पर मोना लोवा। अब मोना लोवा याद इसलिए कर लीजिएगा कि कवक ज्वालामुखी का उदाहरण ये मैथ द फॉलोइंग में बन के आ सकता है। कवक ज्वालामुखी का उदाहरण मोना लोवा, माउंट फूजी समग्र ज्वालामुखी का उदाहरण। तो ये आपको कंपोजिट वोल्केनो डैश माउंट फूजी, ये मैथ द फॉलोइंग याद होना चाहिए। मे भी जो मैं टेस्ट दूंगा हर यूनिट के बाद टेस्ट होगा, तो उसके लिए ध्यान रखना होगा कि आपको जो है मैथ द फॉलोइंग इस तरह से आ सकता है, लर्न करके रखना पड़ेगा, ठीक है। डोम, एसिड लावा कोन, कोन, डोम क्या है, एसिड लावा कोन के नाम से भी जाना जाता है। ढाल ज्वालामुखियों की तुलना में इसमें बहुत अधिक चोरी करने वाले पक्ष हैं, चोरी करने वाले पक्ष नहीं बल्कि बहुत अधिक सीधे पक्ष, कुछ गलत टाइप हो गया है। लावा मोटा और चिपचिपा होता है, ठंडा होने और कठोर होने से पहले बहुत दूर तक नहीं बह सकता, इसको सुधार कर लीजिए। ढाल ज्वालामुखी की तुलना में इसमें बहुत, इसमें लिखिए आगे उल्टा काट दीजिए, बहुत अधिक, हाँ, ढाल ज्वालामुखी की तुलना में ये चपटा आकार का होता है, चपटा आकार का होता है।
बाकी सही है। लावा मोटा होता है, चिपचिपा होता है, ठंडा होने पर कठोर होने से पहले दूर तक नहीं बह सकता, यानी निकला और वहीं जम गया, जैसे भुरभुरा के निकला और वहीं जम गया, बहता कम है। तो इस तरीके के जहां लावा निकलते हैं वो डूम वोल्केनो से ज्यादा निकलते हैं। तो जो चपटे आकार के होंगे, यानी पठार जैसे, पहाड़ जैसे नहीं बल्कि पठार जैसे समतलीय स्थिति में होंगे, तो लावा निकला और वहीं जम गया फुटफुटा करके। इसके बाद विस्फोट की आवृत्ति के आधार पर कुछ उदाहरण दे रहा हूं। सक्रिय बंजर द्वीप पर, जैसे सक्रिय है बंजर द्वीप अंडमान निकोबार, तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप पर आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर बंजर द्वीप पर लगातार जो है एक्टिव वोल्केनो है, लगातार एक्टिव है, हर 10 दिन 15 दिन पे वोल्केनो फूट रहा है। ठीक है, ये एक भारत का उदाहरण है। भारत पे अगर आपको एक्टिव वोल्केनो देखना है। बाकी निष्क्रिय अंडमान निकोबार में नारकोंडम, अब निष्क्रिय के मतलब कभी 200 400 500 साल पहले कभी अचानक फूटा, अभी लेकिन डर बना है कि कभी भी फूट सकता है, ये निष्क्रिय है। ठीक है। विलुप्त, विलुप्त यानी कि अब बंद हो गया, अब पता चला 1000 साल पहले फूटा था, 700 साल पहले फूटा था, अब वो बंद हो गया है, क्योंकि जब 500 700 साल बीत गया तो वो एक प्रकार से विलुप्त की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो विस्फोट के आधार पर 3, सक्रिय, निष्क्रिय, विलुप्त, यानी एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। डोरमेंट यानी कभी कभी खतरा बना हुआ है, एक्सटिंक्ट यानी अब एकदम कोई खतरा नहीं, वहां आप जाके मकान बना सकते, बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग खड़े कर लीजिए। ठीक है ना, इस प्रकार से है। क्लियर ये पेज? इस पेज में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? गुड। अब साइक्लोन पर जाने से पहले थोड़ा मोड़ा और टॉपिक, जैसे लैंडस्लाइड क्या है, इन सब पर, ड्रॉट सूखा क्या है, तो ड्रॉट पर आज तक क्वेश्चन नहीं आया, लैंडस्लाइड पे इक्का दुक्का क्वेश्चन आया। और अब जब जिस पर इक्का दुक्का क्वेश्चन आया या ऐसा क्वेश्चन है, उसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, और नहीं देखेंगे, अगर देखेंगे तो फिर पूरा भूगोल बन जाएगा, बात समझ रहे? फिर भूगोल के हिसाब से 7 साल तक 5 साल तक पूरा एमएससी और बीएससी कर डालेंगे तो भी खत्म ना होगा, लेकिन लिमिटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट से फैक्ट्स को देख लेंगे। तो नेक्स्ट केस जो है ये आपका है लैंडस्लाइड और ड्रॉट। नोट्स ले लो प्रीति। लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, भू का सरक जाना, भूमि का सरक जाना। अब भूस्खलन कई कारणों से हो सकता है, हैवी वाटरफॉल हुआ, बहुत बारिश हुआ काफी ज्यादा, और कोई लैंड है, पहाड़ का हिस्सा है, नदी का किनारा है, ठीक है, बड़ी भूमि है समुद्र से जुड़ी हुई, वो पूरा हिस्सा कट के अचानक एक बार की जो है गिर जाना, सरक जाना, गड्ढे में चला जाना, ये सारा चीजें एक प्रकार से भूस्खलन है। अक्सर हम लोग इसको सुनते हैं, जैसे भारी अभी बारिश हुई, उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ, ठीक है ना, और भूस्खलन की वजह से क्या क्या हो गया, बद्रीनाथ जैसी फिल्म बन गई, ठीक है ना, क्या हुआ, हाँ केदारनाथ, अच्छा बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसा फिल्म बन गई, ठीक है। तो उसमें कौन हीरो था, जिसे जिसे कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि इतिहास में उसने जितना जीते जी नाम कमाया, मरने के बाद सबसे ज्यादा कमाया, ऐतिहासिक पुरुष होगा। कभी किसी को इतना टीवी पे प्रचारित नहीं किया गया, इतना कोई मरने के बाद प्रचारित, ये बात सोचिए, लगातार तो 3 महीना प्रचार में रहा, सुबह शाम हर न्यूज चैनल पर, वो तो सबसे बड़ा व्यक्ति है। जीते जीते नाम नहीं था, लेकिन मरने के बाद उसको कोई भुला ना पाए। भूस्खलन वस्तुओं पर कार्रवाई करने वाली शक्तियों के कारण भूमि के टुकड़ों का संचलन है, यानी भूमि के टुकड़ों का खिसक जाना है।
जो उन्हें फिसलने का खतरा बनाता है, या संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पहाड़ियों, प्लेट टेक्टोनिक क्षेत्र। प्लेट टेक्टोनिक मैंने बताया था, पृथ्वी 7 पत्थरों से मिलकर बना है, 7 पत्थरों से मिलकर। कब? जब बिग बैंग थ्योरी हुई, सूर्य के बहुत से टुकड़े छितरा के इधर उधर भागे, और फिर जो क्लोज थे वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे से चिपक गए। ऐसे में माना जाता है कि पृथ्वी 7 पत्थर जुड़ गए, पृथ्वी 7 पत्थरों का जोड़ है, और फिर लगातार घर्षण से, फ्रिक्शन से वो पिंडे में बदल गए, गोल पिंड। लेकिन ये 7 पत्थरों में जो बीच में थोड़ी झरझराहट तो होगी, और ये पत्थर कभी कभी ना उसमें दरार है तो कहीं ना कहीं से मूवमेंट होगा, और उससे अर्थक्वेक्स इत्यादि पनपते। अब इस सारे पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो इनके किनारा भी तो होगा पत्थरों का, वो पत्थरों के किनारे वो प्लेट्स, पत्थर क्या कहना, वो तो पूरा पूरा महाद्वीप वगैरह सब कुछ समझ लीजिए, बड़े बड़े द्वीप है, ये महाद्वीप कह लीजिए पूरा। तो अब ये किनारे जो हैं वो कभी कभी झरझरा के, या उस पे धरती पर भी झरझराहट हुआ, वो कट गए, टूट गए, भूस्खलित हो गया, इसी क्या कहेंगे, भूस्खलन होना। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक क्षेत्र आदि में आम है। भूस्खलन को प्रभावित करने वाले कारक, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैंडस्लाइड? पहला गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल के पुल की वजह से। दूसरा, पानी, भारी वर्षा क्षेत्रों को फिसलन बनाती है, मिट्टी के बीच बल को कम करती है। चौथा, खनन गतिविधियां, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क और बांधों का निर्माण। पांचवा, आर्द्र क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना अधिक होती है। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है, माइंस से हम लोग कोयले को खादों से निकाल रहे हैं, लगातार निकाल रहे हैं, लगातार निकाल, गड्ढे तो होता चला जा रहा है। मान लीजिए कि कोई बड़ा सा कोयले की खान, अब नीचे हम गड्ढा खोद खोद के घुसे चले जा रहे हैं, और हम वहां से कोयला निकाले चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, नीचे पूरा वैक्यूम क्रिएट होते चला जा रहा है। ऊपर तो मान लीजिए शहर है, नीचे गड्ढा करते चले जा रहे हैं, भाई एक दिन नहीं, सैकड़ों सालों से होता चला जा रहा है। झारखंड में खटाई हो रही, खुदाई हो रही है, तो अब मान लीजिए शहर नहीं भी है, तो ऊपर का जो परत है वो कमजोर पाके, या कभी बारिश की वजह से, या किसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लटक पे आ जाएगा, और पत्थर से गिर जाएगा, ये भूस्खलन है। ठीक है ना। शमन के उपाय यानी क्या रास्ते हैं? भूवैज्ञानिक संरचना का सर्वेक्षण, एक रास्ता तो ये है कि भाई सर्वेक्षण करा जाए, पता लगाते रहे कि भाई कहाँ कहाँ ऐसा है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो भूस्खलन के क्षेत्र में आते हैं। जैसे जो गवर्नमेंट रजिस्ट्री करती है भूमि का, तो उस पर पहले ये प्रमाण पत्र लगाना होता है एडीए का, तो एडीए प्रमाण पत्र ये बात का लगाता है कि वो क्षेत्र सुरक्षित है, वहां मकान बनाया जा सकता है, मकान बनाया जा सकता है, एडीए अप्रूव करेगा तो मकान बनाओगे, क्यों? क्योंकि वो एरिया सुरक्षित है, इस प्रकार से वो विस्कलित नहीं होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नदी के किनारों पर अक्सर एडीए परमिशन नहीं देता है, जमीन तो बिक जाएगी परंतु एडीए परमिशन नहीं देगा, लोग चोरी से बनाते हैं, फिर मकान रुकता है, करना है, ये होता है 200 मीटर तक, 200 मीटर ये है ना, 200 मीटर तक जो है वो मकान नहीं बन सकते, एक हाई कोर्ट का आदेश है। अब अगर हम देखें तो 200 मीटर तक तो कम से कम 20,000 मकान होंगे इलाहाबाद। अगर उस हिसाब से देखें तो नदी के किनारे भूस्खलन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि पानी है, पानी बढ़ेगा, और पानी बढ़ेगा तो वो क्षेत्र के किनारे आ सकता है, पानी की वजह से भूमि जो है वो गीली हो जाएगी, नमी हो जाएगी, और भूस्खलित हो सकता है। ठीक है ना, इस पॉइंट से। तो भूस्खलन में चूंकि बहुत कुछ क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभार मान लीजिए लैंडफॉल हुआ था चेन्नई में, तो उस पर प्रश्न आ गया था। इक्का दुक्का करंट फैक्ट्स है, तो करंट फैक्ट्स के लिए मैंने एक चीज आपको बता दिया है, यू शुड ऑल हैव टू बाय अ जर्नल। आपको एक जर्नल, एक कोई भी जीएस की मैगजीन, ये ध्यान रखना है सभी लोगों को, एक जीएस की मैगजीन लेना है।
जो भी आप लोग जर्नल या मैगजीन लें तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आप उस जर्नल को, इस मैगजीन को उठाएंगे। सपोज करिए आपने दर्पण लिया, आपने क्रॉनिकल लिया, ठीक है, आप उसको उठाएंगे, पहला पन्ना खोलेंगे तो उसमें लिखा रहेगा भारत रशिया संबंध की प्रगाढ़ता। आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरा मित्र रसिया आया, उस विषय में पढ़ लिया जाए। फिर दूसरा होगा रफेल कहां से आया और कहां गया। फिर तीसरा पन्ना खोलेंगे तो भारत ईरान की दूरियां बढ़ती। अब उसको पढ़ने में मजा आएगा, ईरान के विषय में जाना जाए। भैया ये सब पूछो, आपका काम का नहीं है, क्योंकि वो सब इंटरनेशनल रिलेशन या गेम से रिलेटेड है, कोई न्यूज है, ठीक है, कि न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप जीता, अब एक एक बॉल की पूरी काउंसलिंग हो रही है, अब आप पूरा एक एक बॉल पढ़ ले। भाई ये आपके लिए नहीं है, ये एक्चुअली जितने मैगजीन बनाते हैं सब एसएससी, बैंक, रेलवे और आईएएस, और आपके सिलेबस में आईएएस के सिलेबस से बहुत डिफरेंस। कुछ एक दो यूनिट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब सेक्शंस अलग हो जाता है। अब जो करंट अफेयर्स हमारा पढ़ने को, जैसे एनवायरनमेंट पे जो करंट अफेयर वो आपको पढ़ना है, आप पन्ना पर तो स्किप करो, हटाओ ये भारत ईरान क्रिकेट मैच बागल जाओ। आपको पढ़ना है भारत से एनवायरनमेंट का कोई है, भारत से आईसीटी जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर कोई है, कम्युनिकेशन पर कुछ है क्या, कोई ऐसा जो फिल्म जगत से कोई रिलेटेड कोई सूचना आई हो वो है क्या, जो आपके सिलेबस के 10 बिंदु उससे रिलेटेड को रिलेटेड आपको फैक्ट उठा के लिखना है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ हो तो वो आया है क्या, कोई पॉलिटिकल व्यवस्था के अंतर्गत कोई चीज हुई तो वो आया है क्या, उसको छांट छांट के मोटी मोटी लाइन से उसको पढ़िए। एक जनरल एक मैगजीन बस मुश्किल से एक दिन में छांट लेंगे, और उनके पॉइंट्स को जो मैं नोट्स देता हूं आपको, उसके एक साइड में ब्लैंक रहता है, उसमें आप लोग लिखना शुरू करिए, इसी को मोटा करिए। मैं आपको एक साइड में ब्लैंक नोट्स क्यों दे रहा हूं, ताकि आपके पास एक पेज रहे जिसमें आप अदर नोट्स को लिख सके, अदर पॉइंट्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको करते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉट, एक पैराग्राफ ड्रॉट पर भी करा दें। ड्रॉट यानी सूखा। सूखे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पर जो अक्सर क्वेश्चन आया है वो है कितने सेंटीमीटर रेन के नीचे अगर रेनफॉल हो तो हम उसे सूखा घोषित करेंगे। तो एक वर्ष के दौरान 25 सेंटीमीटर, ठीक है, या 0.25 मिलीमीटर या 1 इंच से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इस स्थिति को सूखे के रूप में माना जाएगा। तो मान लीजिए कि इलाहाबाद में रेनफॉल बहुत कम हुई 0.25 मिलीमीटर, तो इस बार इलाहाबाद सूखा ग्रसित बोला जाएगा। अब अगर आप थार डेजर्ट पे चले जाइए, राजस्थान वगैरह पे, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर ऐसी स्थिति रहती है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि वहां बिल्कुल बारिश नहीं हुई, बारिश हुई, जैसे एक बार बारिश हुई, खूब जोर से बारिश है, यहाँ तक कि वो बाढ़ भी आ जाता है, लेकिन साल भर के हिसाब से एवरेज बारिश देखना हो। अब पता है अल्लाहपुर डूब गया और पिछले साल सूखा बोला गया, तो आपने कहा अरे अल्लाहपुर डूब गया, सूखा हो गया, तो वो बारिश से डूबा या पानी के बहाव से डूबा या पानी उतना नहीं बरसा, थोड़ा थोड़ा करके बरसा, साल भर में बरसा, उसका एवरेज निकाला जाएगा। तो 0.25 मिलीमीटर या 25 सेंटीमीटर, ये याद रखना जरूरी है। मैं कल क्या आप नेक्स्ट क्लास रहेगी आपको बुधवार को ऐसे ही पॉइंट्स पूछूंगा, और ये बहुत ही ह्यूमिलेटिव है अगर आप याद नहीं कर रहे, यानी लीजिए बहुत बहुत गंदा काम, क्योंकि इतना थोड़ा सा जब पढ़ाया जा रहा है, मैटर को दे रहा हूँ, आप इसको लर्न नहीं कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी कोई बात नहीं, ठीक है, प्लीज याद करिए अच्छे से। अब सूखे के प्रकार। कृषि सूखा, यदि मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं है जिससे वे फसलों को बनाए रखते हैं तो घटना को कृषि सूखा कहा जाएगा। तो इस घटना क्या कहा जाएगा, कृषि सूखा। दूसरा हाइड्रोलॉजिकल सूखा। हाइड्रोलॉजिकल यानी पानी की कमी पड़ रही है, जमीन के अंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जैसे दिल्ली वगैरह। ऐसा तब होता है जब विभिन्न जलाशयों जैसे एक्यूफर्स, झीलों में पानी की उपलब्धता नीचे गिर जाती है, जिससे कि यह अपने आप नहीं हो सकता है, जिसे हाइड्रोलॉजिकल सूखे कहा जाता है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, अब दिल्ली में क्या हो रहा है कि दिल्ली पूरा सूखा ग्रसित हो गया। अब आप कहेंगे दिल्ली कौन सा राजस्थान है, रेगिस्तान में आ रहा है कि सूखा ग्रसित हो गया।
स्थिति हो गया है कि कई ऐसे स्थान हैं जहां भौम जल 0 चला गया, यानी वाटर लेवल जो भूमि के अंदर है पानी है खत्म हो गया। अब हम लोग जो पानी पीते हैं वो सीधा नदी का पानी नहीं पी रहे हो कि यमुना नदी से पानी खींच के हम लोग घर पे लाए। हम अपने घर पर जहां आसपास देखते हैं वहां ट्यूबवेल लगाया जाता है, वहां बोरिंग की जाती है, सरकार बोरिंग कराती है। अब तो बोरिंग अलाउड नहीं है, नहीं पहले तो लोग भी बोरिंग करा सकते थे, अब तो इसको डिनाई कर दिया गया है। अब जनरली जहाँ सूखा ग्रसित वहां तो बिल्कुल नहीं है, बाकी गांव एरिया वगैरह बोरिंग होती है, तो बोरिंग करके ही तो वहां पूरी खेती और काम किया जाता है। अब शहरों में जनरली कुछ क्षेत्र जो जहाँ पर 0 या पानी का लेवल बहुत कम हो रहा है वहां बोरिंग अलाउड नहीं है, तो बोरिंग आप पानी का करते हो। लेकिन अगर धीरे धीरे सारे लोग बोर कर लिए पानी, अब पानी का लेवल धीरे धीरे कम हो गया, अब चाहेंगे पानी का लेवल कम होगा तो बारिश होता पानी, बारिश होता है पानी लेकिन तुरंत थोड़ी आता है पानी, ये तो धीरे धीरे सेडिमेंट होकर पानी नीचे नीचे दसता है ना। अब हम पानी के जिस हिसाब से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, वाटर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, वो लेवल तो हाई है, और पानी का जिस हिसाब से अंदर जाना चाहिए वो लेवल स्लो है। रेन कम हो रहा है, अब इस साल तो बढ़िया रेन हो रही है, अच्छा रेन हो रहा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन जनरली हर साल इलाहाबाद सूखा ही जैसा एरिया। अब 5 दिन 7 दिन पूरे प्रदेश में कई बार तो रेनकोट के बगैर बिना छाता काम चल जाता है, लेकिन अब की बात तो रेन हो रही है और रेन है अब, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि इसी रेन से जल जो भौम जल बढ़ जाएगा, वो धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता है। अब दिल्ली की स्थिति है कि कई क्षेत्र 0 पर पहुंच गए। अब वहां ये है कि नोएडा से हरियाणा से पानी का पाइप लगाया जाएगा तब पानी लाया जाएगा भौम जल पानी का लेवल बनाने के लिए, या वहां डब्बे अब आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में डब्बे जा रहे हैं, तो पानी की स्थिति बड़ी पुअर होती चल रही है। ऐसे में उस क्षेत्र को सूखा घोषित किया डॉट एरिया, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोलॉजिकल डॉट। क्या कहेंगे, हाइड्रोलॉजिकल डॉट। मैं अभी आपसे जब पूछूंगा ना तो इसी को पूछूंगा, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल डॉट, समझ गए, सूखे के इस प्रकार के विषय बताइए। तो आप क्या बताएंगे कि जब भौम जल का स्तर बहुत सूख जाए या झीलों के पानी के स्तर कम हो जाए, स्थिति धीरे धीरे पानी का कम होना, इस क्षेत्र को हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोला जाता है, यानी सूखा बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। आगे, भारत में सूखा क्षेत्र। अब भारत में सूखा क्षेत्र कहाँ का है, राजस्थान, गुजरात मोदी जी का राज्य, खैर मोदी जी का पूरा भारत है, झांसी, दक्षिण पश्चिम पंजाब। झांसी कहाँ है, यूपी में, ये एमपी का एक चून है जो यूपी में आता है, क्योंकि आप देखे होंगे नक्शा यूपी का, वो जरा सा लटक के नीचे चला गया, कितना हिस्सा लटक गया है एमपी, ये क्या इसको ऐसे दे दिया जाए, क्यों ऐसे गलत बंटवारा किया गया, ये बंटवारा करने वाले लोग अगर मान लो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जितने यूपी बढ़े तभी होगा ना कि बांग्लादेश इतने सालों से होगा मतलब मान खैर ये यहाँ पर इसको जो है इस एरिया को झांसी, अब ये झांसी जो है विभिन्न पहाड़ियों में आता है, विभिन्न पहाड़ियों विंध्याचल पहाड़ी, विंध्य रेंज जानते होंगे, सही हो गया विंध्या रेंज, तो यहाँ पर विंध्य पहाड़ी में आता है और इस वजह से ये एरिया पूरा सूखा है। जबकि यूपी क्या है, नॉर्दर्न फर्टाइल रेंज में आता है, नॉर्दर्न फर्टाइल रेंज में आने के बाद भी ये एरिया जो है सूखा एरिया घोषित है। दक्षिण पश्चिम पंजाब, पश्चिमी हरियाणा सहित रेगिस्तान और आसपास के अर्ध शुष्क क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, लेकिन बाड़मेर होगा, बाड़मेर होगा, हाँ उसको सही कर लो, बाड़मेर इंग्लिश में सही है, हिंदी में बाड़मेर होगा, रा छूट गया ना, माँ में एक ही मात्रा, बाड़मेर और जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो ये दोनों वैसे भी राजस्थान के क्षेत्र हैं, 20 सेंटीमीटर से कम की वर्षा, ठीक है। अब पढ़ेंगे बाढ़ के विषय, पेज का मैटर बाढ़ पे भी है। किसी भी भूमि क्षेत्र के जल या जलमग्न, नोट्स दे लीजिए, हाँ नोट्स दे लीजिए।
नाक ढके रखिए, नाक ढकिए। सभी लोग ये हल्का वाला जरूर लगा लीजिए। प्रीति आप भी लगाया करो, गुलशन आप भी लगाओ, नाक के ऊपर चढ़ाए रहो। हाँ, फ्लड को देखिए, किसी भी भूमि क्षेत्र के जल या जलमग्न जल को सामान्य रूप से जल से नहीं ढका जाता। मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों कारकों के कारण बाढ़ आ सकती है। The inundation or submerged water of any land area normally not covered by water is called flood. किसी भी भूमि क्षेत्र के जल या जलमग्न जल को सामान्य रूप से जल से नहीं ढका जा सकता। इसमें थोड़ा सुधार कर लो, किसी भी भूमि क्षेत्र के जल से युक्त होना, जल से युक्त होना या जलमग्न होना ब्रैकेट में कर लीजिए, जल को सामान्य रूप से जल से, ये काट दीजिए, जल को सामान्य रूप से जल से नहीं ढका जा सकता, काट दीजिए, युक्त होना। ठीक है, अब फिर से, किसी भी भूमि क्षेत्र के जल से युक्त होना या जलमग्न होना बाढ़ की स्थिति कहलाती। बाकी काट दीजिए, जल को सामान्य रूप से जल से ढका नहीं जाता, ये काट दीजिए। हाँ, अब आगे है, मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों कारकों के कारण बाढ़ आ सकती है। प्राकृतिक तो आप समझ ही गए, मानव निर्मित की बात कर लेते हैं। तो डैम बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, पानी रोका जा रहा है। क्यों रोका जाता है? मेरी ओर ध्यान से सुनिए, बाद में पढ़िए। क्यों रोका जाता है? ताकि पानी गिरे और टरबाइन नाचे। मैंने कल भी बताया था, वीडियो दिखाया था, उसमें भी यही बात बताया था हमने। पानी गिरता है, देखिए यूरेनियम वाले में क्या करते हैं, यूरेनियम को जब हम उबालते हैं, एक प्रकार से गलाते हैं, तो यूरेनियम के गलने से क्या होता है, रेडिएशंस निकलते हैं और एनर्जी निकलती है। रेडिएशन न्यूट्रॉन निकलता है और एनर्जी निकलती है। अब ये जो एनर्जी है, न्यूट्रॉन क्या करेगा, अगला एटम तोड़ने चला जाएगा। दो न्यूट्रॉन को तो हम रोक देते हैं, ये हमने बताया था, कैडमियम और लेड की रॉड लगा देते हैं और एक न्यूट्रॉन को आगे बढ़ने देते हैं, तोड़ो। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी को हम ट्रैप कर लेते हैं। इस एनर्जी से हम सीधा बिजली नहीं में इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम से ऐसे बिजली निकल के पावर इलेक्ट्रिसिटी देती ना। वो क्या करती है, उस एनर्जी के माध्यम से, मान लीजिए गर्मी निकली खूब गर्म, तो उस गर्मी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े बड़े बॉयलर्स जो लगा रखे हैं, जिसमें पानी डाल के बॉयल कर रहे हैं, और वो भाप पैदा करेगा, और उस भाप की शक्ति से टरबाइन को नचा देंगे। टरबाइन नचाएंगे तो बिजली पैदा होगा। हाथ से भी टरबाइन नचाया जा सकता है, लेकिन हाथ से नचाएंगे तो कितनी बिजली पैदा करेंगे, और मैन एनर्जी कितना लग जाएगा, मैन पावर कंजम्पशन होगा। अतः मैन को ना लगाना पड़े, ऐसा कुछ करा जाए जिससे बिजली काफी समय तक हमें मिलती रहे। तो सबसे आसान रास्ता है टरबाइन को नचाना। टरबाइन को नचाने के लिए स्टीम पावर का प्रयोग करेंगे। स्टीम को पावर का प्रयोग करके टरबाइन तो नाच जाएगा, लेकिन स्टीम कैसे पैदा करेंगे, तो कोयला से जलाओ या लकड़ी से जलाओ। कोयला और लकड़ी, इससे क्या होगा, इससे कोयला फॉसिल फ्यूल है, लकड़ी, ये सारी चीजों को लाने में बायोमास घटेगा, इनकी स्थिति उपलब्धता ज्यादा नहीं हो सकती और महंगा भी पड़ जाएगा। अतः सरल रास्ता ढूंढा गया कि यूरेनियम जरा सा गलाओ, देखो इतनी एनर्जी निकलता है, और उसकी एनर्जी की वजह से हम बॉयलर्स को बॉयल कर देते हैं। लेकिन कल जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ हादसा और फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ हादसा, इन दोनों हादसों ने ये बता दिया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो गलती है ना। छोटा सा मैटर
800 वर्षों तक के लिए वो जमीन को रद्द कर दिया है। अब चेरनोबिल में 800 वर्षों तक लोग नहीं रह सकते। छोटा सा घटना थी, लेकिन अगर मान लीजिए बड़े घटना फैल जाए, बड़े स्तर पे हो जाए, और उसके बाद तो पूरे विश्व में 800 सालों तक दुनिया में कोई रह जी नहीं सकेगा। आज तो कोरोना से फिर भी इम्यूनिटी मजबूत करके और बचकर चले रहो, रेडिएशन से अगर फैल जाएंगे तो जीवन जीना दुश्वार हो जाएगा, सब मर जाएंगे, सब बीमार होकर मरेंगे, डीएनए में परिवर्तन होगा, बच्चे भी होंगे, वो भी हैंडीकैप, बहुत सी प्रॉब्लम्स के साथ, फिजिकली मेंटली डिसऑर्डर के साथ, हर चीज में रेडिएशन रहेगा। उस कैमरे को सोचिए जिससे उसने शूट किया था, उसको उसी के साथ दफन कर दिया। इतनी बड़ी घटना है। उस कैमरामैन का भी मृत्यु हो गया, जिसका उसने फोटो लिया था वो सब मर गए। कितनी बड़ी त्रासदी थी। और ये सारी चीजें बताती हैं कि इन रियलिटी हमें यूरेनियम का प्रयोग बिल्कुल किसी चीज की मत नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी देखिए साहब, अमेरिका है वो धड़ल्ले से बिजली बना रहा है यूरेनियम का, ज्यादा एनर्जी चाहिए, सस्ती एनर्जी चाहिए, लगातार। नींद नहीं आना चाहिए, सीधे बैठो, सीधे बैठो, नींद ना, लगातार इस प्रकार के उत्पादन, इसको पूरी तरह से बंद करना चाहिए। अब जापान में जो हुआ उसके बाद आपने कल देखा 6000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके अभी तक, क्या करने के लिए? वो रेडिएटेड वाटर भर रहे हैं कंटेनर में, हजारों कंटेनर भरे जा चुके हैं। अभी उनको टर्मिनेट करना है, उनको सबको फिल्ट्रेट करना है, उसके बाद उसको फिर ले जाकर फेंकना। अभी 6000 करोड़ रुपए और, यानी 12-13 हजार करोड़ रुपए, 15,000 20,000, पता नहीं कितना हजार करोड़ रुपए अभी आप खर्च करेंगे। क्या सस्ती बिजली मिली? ऊपर से खतरा अलग है, क्योंकि अभी तक ये फॉर्मूला नहीं ढूंढा गया कि उसको हम कैसे प्योर करेंगे, और जब हम फेंकेंगे तो उसके बाद भी क्या वो पानी एकदम साफ रहेगा? कहीं ना कहीं से मछलियों, जीव जंतु नुकसान करेगा। और मान लीजिए उन्होंने वहां से फेंका और वो जीव जंतु सी फूड के रूप में लोग पकड़ेंगे और सी फूड खाएंगे, और सी फूड से कोई बीमारी हो गई, बीमारी संक्रामक हो गई, कोई दुनिया में फैल गई तो क्या होगा? फिर एक कोरोना, इतनी खतरनाक है ये। ये तो माना जाता है ना कि किसी बैट के वजह से, चमगादड़ के वजह से हो सकता है, इन्हीं सब चीज रीजन से हो सकता है। जापान फेंकने में लगा, हटाओ कोई तरह की बवाल, हटाओ, एको समुद्र में देखा जाएगा, जीव जंतु मरेंगे, जो होगा इतना बड़ा विशाल समुद्र। लेकिन कहीं ना कहीं से वही सब, कहीं से चाइना की तरफ जा करके जीव जंतु खाया हो किसी ने, और फिर वुहान से निकल गया, और कहां से क्या होगा क्या कहा। रियलिटी में यूरेनियम को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। और इस पर मैं सलाह दूंगा कि नो न्यूक्लियर एनर्जी, ना कुछ विंड है, सौर देवता है, सबसे बढ़िया सोलर एनर्जी है, खूब डेवलप करो, सस्ता करो सोलर से, घर घर में लोग लगाए, बिजली फ्री हो जाए, तो उसको बिजली बनाने की जरूरत नहीं, कहानियां खत्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाढ़ के प्रकार, टाइप ऑफ फ्लड्स। नदी का बाढ़ या वर्षा में वृद्धि के कारण होती है, जब नदी चैनल भारी मात्रा में पानी ले जाने में असमर्थ होता है। नदी चैनल यानी नदी का जो रास्ता है, अब वो सकरा है, और मान लीजिए खूब पानी भर दिया गया। अब दिल्ली में बारिश यदि हुई तो पानी छोड़ दिया गया यमुना नदी में, यमुना नदी में पानी का बहाव आते आते इलाहाबाद नीचे, तो फिर वहां अचानक एक बार की ज्यादा पानी हो गया, तो पता चला पानी फैल के गाँवों में पहुंच गया, शहरों में पहुंच गया, और फिर वो बाढ़ का रूप ले लेगी। ठीक है ना, अल्लाहपुर डूब जाएगा। ऑलराइट, जैसे मीठी नदी महाराष्ट्र में बाढ़ 26 जुलाई 2005, केरल बाढ़ 15 अगस्त 2018, इत्यादि इत्यादि। सी फ्लड यह तब होता है जब उच्च ज्वार समुद्री लहरों के साथ चक्रवाती गतिविधियों के कारण उसकता है। उदाहरण 1999 में उड़ीसा बाढ़। अब सी फ्लड क्या था? उड़ीसा बाढ़ एक्चुअली वो एक साइक्लोन था, पारादीप साइक्लोन के नाम से बोला जाता है, मैं पढ़ाऊंगा भी साइक्लोन। 1999 में बहुत भयंकर साइक्लोन आया, पारादीप साइक्लोन, ऑन द स्पॉट 10,000 लोग मारे गए। इस साइक्लोन में हुआ ये कि बड़ी बड़ी लहरें उठी
और लहरें समुद्र में जैसे सुनामी की होती है, वैसे वो सीधा उठ के किस क्षेत्र में पहुंच गया, मतलब शहरों में पहुंच गया। और शहर में पूरा पानी पानी, पूरे शहर में जहां पर नदी नहीं है और समुद्र से पानी आ गया, भयंकर पानी, सैलाब के रूप में पानी आया और एक झटके में 10,000 के ऊपर लोगों को मारा था। तो ये एक उड़ीसा बाढ़ भी था एक प्रकार से, ये साइक्लोन भी, चक्रवात भी था, कई चीजें। चक्रवाती गतिविधियों का हो सकता था। क्लाउड बस्ट यानी बादल का फटना, वह घटना जिसमें कम समय में भारी मात्रा में वर्षा होती है, इससे उस क्षेत्र में आपदा आती है। जैसे लेह 2010 में बादल का फटना। अब 2010 में लेह का एग्जाम्पल, भाई बादल फटना तो अक्सर हम लोग देखते हैं, यहीं पे भी पता चले 1 घंटा बैठे बैठे पानी ऐसा बरसा कि पूरा क्षेत्र में पानी पानी हो गया। तो बड़ी तीव्र गति से पानी का गिरना वो बादल फटना कहलाता है। बांध टूटने के कारण नेपाल की कुशवाहा बांध का गिरना 2008 में बांध टूटने के कारण बाढ़ का एक बड़ा उदाहरण है। टिहरी बांध माना जा रहा है, उसका खतरा का है। और बहुत से ऐसे बांध है जहां पर डैम की वजह से पानी रोका गया है। अब अगर उसकी दीवारों में जरा सा भी टूट आ जाए तो झटके से पानी फिर निकल पड़ेगा और फिर लाखों क्यूबिक टन पानी एक साथ अगर बहेगा तो फिर वहां तो फिर भूचाल आ जाएगा। ये चीजें कारण, क्या कारण है? पहला है वनों की कटाई, तो वन का लगातार कटना जो हो रहा है, डिफोरेस्टेशन जिसे कहा जाता है। दूसरा है मानसून की भारी वर्षा और अनियमित व्यवहार, तो लगातार जो भारी वर्षा हो रहा है मानसून का, अनियमित व्यवहार यानी जो मानसून का घटना बढ़ना बना रहता है, दिखता है। अब मानसून का भी देखिए, जो अभी इस बार बारिश ज्यादा हो रही है, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत रखा जाए। बाढ़ आ रहा है इसकी वजह से। गॉडगिल, हाँ ताऊते, हाँ ताऊते तो साइक्लोन है ना, तो साइक्लोन में भी बताओ, साइक्लोन है, साइक्लोन से उत्पन्न हुए घटनाएं में बाढ़ इत्यादि आती है। साइक्लोन का भी पढ़ाऊंगा पूरा, ताऊते भी पढ़ाऊंगा। गॉडगिल समिति के अनुसार ईएसजेड में अवैध निर्माण और कब्जा होना, ईएसजेड यानी कौन इसका फुल फॉर्म बताएगा? ईएसजेड का फुल फॉर्म सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सही है, एसईजेड सही कर लीजिए इसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजेड कर लीजिएगा। हाँ ईएसजेड नहीं होगा बल्कि एसईजेड होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से विकसित किए जाते हैं, जैसे इलाहाबाद में नैनी का क्षेत्र क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब वहां पर विशेष सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग विकसित हो सके। अभी एनसीआर जो डेवलप किया गया, नॉर्दर्न कैपिटल रीजन, जो मैंने आपको पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत दिल्ली से सटे हुए जो अन्य राज्य हैं उनके जिलों को कंबाइन कर दिया गया। गाजियाबाद, नोएडा, ये सबको कंबाइन करने से क्या फायदा हुआ कि वो जोन दिल्ली वो पूरा इकोनॉमिक जोन है, और अगर हम इन क्षेत्रों को भी जोड़ दें तो इकोनॉमिक जोन बढ़ जाएगा और भी ज्यादा आर्थिक व्यापार बढ़ेगा, गतिविधियां बढ़ेंगी। इसलिए ऐसे पूरे क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित होने के बाद उस क्षेत्र में खेत की जमीन को भी फैक्ट्री में अलाउड कर दिया जाएगा कि चलो भाई ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ की खेती की भूमि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, इसलिए उसको इंडस्ट्रियल जोन में घोषित कर दिया जाएगा और फिर वहां की भूमि भी महंगी हो जाएगी। ये सारी चीजें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत। मानवीय हस्तक्षेप के कारण पश्चिमी घाटों का संकेंद्रण, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। वेस्टर्न घाट जो बेसिकली समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है ना, ये ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, ये क्षेत्र। अब ये कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में मानव की गतिविधियां बढ़ रही है। मानव की गतिविधियां बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? घाट का एरिया है और वहां लोग अपना घर बना रहे हैं, तो घाट पे घर बनाओ तो फिर बाढ़ आएगा, समुद्र की सुनामी आएगी, अर्थक्वेक आएंगे और कटाव होगा, भूमि का लैंडस्लाइड्स होगा, ये सब कुछ झेलना पड़ेगा और इसके कारण से ये हो रहा है। ठीक है, वनों का कटाव सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन के कटने से बड़े पैमाने पे बाढ़ का बढ़ना होता है, क्योंकि वन रहते हैं तो वो एक प्रकार से पानी को सोख लेते हैं
अभी आप वन को हटा दीजिए तो पानी बरसेगा तो सब कहाँ जाएगा, भूमि में सूखेगा नहीं तो वो शहरों की ओर भागेगा और शहर पूरे चपटे हो जाएंगे, पूरा भीग जाएगा, डूब जाएगा। ये स्थितियां होती हैं। बांधों का अनुचित प्रबंधन, भाई बांध है, अब पुरानी दीवारें हो गई हैं, अब उनका रखरखाव नहीं किया जा रहा है, पता चल रहा है कि आने वाले कुछ समय के बाद वो दीवारें टूट जाएंगी और फिर वो बांध से पानी निकल जाएगा। नदियों और जलाशयों की सिल्टेशन, जिसके कारण बाढ़ की घटना और परिमाण बढ़ सकते हैं। सिल्टेशन का मतलब समझ रहे हैं, कोई बताएगा? इसका मतलब सर? सिल्टेशन नहीं पता, क्यों भाई? गुलशन, प्रीति, तो सिल्टेशन का मतलब हो गया, जैसे नदी है या कोई जलाशय है, तालाब है, अब वो जब प्रारंभ स्थिति में था तो ठीक ठाक था, धीरे धीरे हुआ क्या कि लोगों ने उस पर अधिक से अधिक जो है कचरा फेंकना शुरू कर दिया, घर के नालियों में सामान जा रहा है तो उसमें धीरे धीरे जमाव होता जा रहा है, नीचे उसके जो बेड है उस पर धीरे धीरे कचरा जमता जा रहा है, तो वो पानी का स्तर उठता चला जा रहा है। पानी का स्तर उठेगा ना, जैसे एक घड़ा है उसमें कंकड़ डाल दो, पानी नीचे तो ऊपर आएगा नहीं, तो एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, ठीक है कौवा लाया कंकड़, ठीक है, पानी आया ऊपर, कौवा पानी पी गया और फिर कौवा उड़ गया। श्रेया से सुनो, पूरी कहानी सुनाएगी, ठीक है तो कुल मिलाकर के इस तरह से सिल्टेशन इसे कहेंगे, जिसके विभिन्न कचरा, विभिन्न गतिविधियों, मानवीय गतिविधियों के माध्यम से पानी का धीरे धीरे, अब मानवीय भी है और ये नेचुरल भी है, जैसे पहाड़ों से नदियों से पानी आ रहा है, हिमालय की तलछटी, तो जरा जरा बालू का रिसिल्ट आना भी तो सिर्फ बालू जमती चली जा रही है, इसीलिए तो बालू हटाने का भी आदेश दिया जाता है, ठिका लेते हैं लोग बालू हटाने के, जहां ज्यादा सिल्ट है वहां पे बालू हटाओ। अब पता चला पूरी नदी में बालू जम जाएगा तो नदी का स्तर कहाँ भागेगा, वो सारे फिर भागेगा, इसे कहेंगे सिल्टेशन, ठीक है। हाँ आगे होते हैं, मिटिगेशन मेजर्स, क्या रास्ता है, कैसे इससे बचा जाए। तो SDMS यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का गठन, तो ये गठन किया गया सरकार द्वारा, ताकि जो राज्यों में डिजास्टर हो रहे हैं उनको, आपदाओं को प्रबंधित किया जाए। दूसरा, बाढ़ के मैदान की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर वनीकरण, वनों का लगाना, तो बड़े पैमाने पर वन को लगाया जाए जिससे जो बाढ़ के मैदान है वो सुरक्षित हो सके, बच सके। नदी के किनारों के साथ औद्योगिकीकरण पर प्रतिबंध, तो जो नदी के किनारे हैं, नदी के किनारे हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि जमुना नदी के किनारे के क्षेत्र है वहां उद्योग न लगाए, तो उद्योग क्या करेंगे, उद्योग अपनी जितनी गंदगी सबको नदी में फेंकते चलेंगे, अब वो क्या होगा, सिल्टेशन होगा, तमाम प्रक्रिया के माध्यम से बाढ़ की स्थितियां क्रिएट होंगी। चलिए अब एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, कि आज लेट क्लास हुई थी, आधा घंटा लेट तक चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, चला जाए। हाँ सर 7 बजे से क्लास है। क्या है,
और 7 बजे से क्लास साइकोलॉजी की, अरे थोड़ा सा रहम कर दीजिए। 7 बजे से है। जी ओहो, जी सर। चलो कोई बात नहीं, तुम तो 6 बजे है, 7 थोड़ी बजे। 7 बजेगा तब छोड़ देंगे, ठीक है। हम ओके तो साढ़े सर, एस यू आप विश। 6:30 तक सोच रहे थे छोड़ देंगे, अब आपने बता दिया तो हम 7 तक खींच लेंगे, ठीक है। ऑलराइट। चिंता ना हो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वैसे तो मूड था फ्रेश डे से शुरू करने से, लेकिन आज लास्ट डे है, कुछ इसको पढ़ाना जरूरी लग रहा था, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा। सर अगर मूड है नए डे से स्टार्ट करने का तो न्यू डे से स्टार्ट करिए ना। सर, बिल्कुल सर, नया नहीं चैप्टर नहीं नए डे। सर, शुरू कर दीजिए, थोड़ा बता दीजिए, हाँ, सर मत पढ़ाइए अब। थोड़ा सा सर बता मत दीजिए। पढ़ाइए। सर टाइम ओवर हो चुका है। सर थोड़ा सा सर मेजोरिटी देखिए, विंस। ना पढ़ने वालों की मेजोरिटी ज्यादा है सर, रहम सर कल कर Majority शुरू wins। करिए। सर नहीं, इसमें टाइम ओवर हो चुका है ना, और इसमें सर कुछ नहीं है। सही सही बात। सर सुबह से नॉन मेजोरिटी स्टॉप पढ़ रहे हैं सर, प्लीज सर थोड़ा मेरा मेजोरिटी ख्याल विंस। कर लीजिए। सर मेजोरिटी विंस। ऑलवेज। लेकिन सर पढ़ाएंगे देखना। जितना हाँ चलो, सर सोच के जितना आए उतना पढ़ा के रहेंगे। आएंगे तो मोदी जी। लेकिन सर आप बहुत अच्छे हैं सर। सर बहुत 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 अच्छे हैं आप। सही बात।